नमस्कार, स्वागत है सभी का इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में और बहुत ही खास मुद्दे को लेकर आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर हाजिर हो चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में इस समय जो सीटों का गणित है उसके हिसाब से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इन 3 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया है। अगर हम 3 सीटों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया गया है। ये संख्या बल उस समय तक बड़ा ही आसान था कांग्रेस पार्टी के लिए, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा जो था वो टूट कर नहीं गया था भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा टूट कर गया है उसके बाद सीटों का जो गणित है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, पूरी तरह से कहा जा सकता है कांग्रेस के फेवर में नहीं है। अगर हम बात करें कि अब जो मौजूदा जो गणित है वो इस हिसाब से है कि कांग्रेस के पास 92 सीटें हैं विधानसभा में और एक सीट राज्यसभा के लिए उन्हें 52 मतदान की जरूरत है, यानी कि 52 पर 52 पर उनको एक सीट मिलना तय है। दूसरी सीट के लिए दूसरे 52 आपको विधायक चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो कि इस समय उनके साथ मौजूद नहीं है। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में जो विधायक वोट करते हैं राज्यसभा की सीट के लिए, उनके लिए प्रथम और दूसरी प्रायोरिटी इसके हिसाब से वोट होते हैं कि उनका पहला जो वोट है किस प्राथमिकता पर जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह को पहली प्राथमिकता में रखा गया है और दूसरे नंबर पर फूल सिंह बरैया को रखा गया है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की झोली में 2 सीटें जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 107 विधायक मौजूद हैं और 52 + 52 उनके पास आप समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा विधायक मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे सियासी गणित ने अब सियासी पारा भी गरमा दिया है। दरअसल फूल सिंह बरैया दलित समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं मांग उठ रही थी कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार दलितों को प्राथमिकता देगी या फिर दिग्विजय सिंह को। और कांग्रेस ने जिस तरह से साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता दिग्विजय सिंह रहेगी, उससे पूरी तरह से साफ है कि ग्वालियर चंबल संभाग में इसका उपचुनावों में खासा असर पड़ेगा और दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर छिटक सकता है। इन तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं आपसे उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जी मौजूद हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्री सत्येंद्र जैन जी मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तमाम राजनीतिक विश्लेषणों के साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धौलपुरे जी, दिग्विजय सिंह जी से पहले क्या मतलब उम्मीद कर सकते थे कि क्या वो दलित को आगे आने देते, या कांग्रेस पार्टी को आपको लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, दलितों के हितों की रक्षा की जहाँ तक बात है, लगातार दिग्विजय सिंह जी जब सरकार में रहे थे तो शायद आपको याद होगा कि 2003 में भोपाल एजेंडा, जो दलित एजेंडा दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया था, वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है। रही बात चंबल संभाग की, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये वही भाजपा की सरकार है जो आरोप लगा रही है दिग्विजय सिंह जी पे, और जहां उनको लग रहा है कि हमारा वोट बैंक सरक रहा है दलितों का चंबल संभाग में, उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए भ्रामक बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जब 1989 एक्ट SC/ST एक्ट की बात हुई थी तो उसी एरिया में दलित समाज के लोगों को जबरन कई महीनों तक जेल के अंदर बंद किया गया था। दिग्विजय सिंह जी हमेशा दलितों को आगे लाने की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी लगातार डर रही है कि कहीं ना कहीं जो उनके विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग ना कर दें। उस क्रॉस वोटिंग की वजह से नहीं, इस तरह का भ्रमक प्रचार बहुत सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। दलितों की बात कांग्रेस पार्टी करती आई है और बसपा और कांग्रेस में हमेशा दलितों के वोट बैंक को लेकर खींचतान भी मचती रही है। लेकिन सिंपल सा सवाल है, क्या दिग्विजय सिंह राजा साहब जो हैं वो अपना इस बार दिल बड़ा नहीं कर सकते थे? हालांकि उनसे जब कई बार सवाल भी पूछे गए पत्रकारों के द्वारा, उन्होंने कहा कि ये फैसला आला कमान करेगा, पार्टी हाई कमान करेगी। लेकिन फूल सिंह बरैया कोई छोटा नाम नहीं है, एक बड़े नेता हैं, उनकी काफ़ी फॉलोइंग्स हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। इन तमाम वोट बैंक को ताक पर रखकर, यानी कि उपचुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिग्विजय सिंह जी की राज्यसभा की सीट है। आपकी पार्टी से ज़्यादा, जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपकी पार्टी के सरकार में वापसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिग्विजय सिंह की सीट हो गई है। देखिए, किसको प्राथमिकता देना है, किसको प्राथमिकता नहीं देना है, ये पार्टी हाईकमान तय करता है। रही दिग्विजय सिंह जी की बात, तो हमेशा दलितों के हितैषी वो रहे हैं। रहा कि किसको प्राथमिक तौर पे पहले नंबर पे दिया है, किसको दूसरे नंबर पे दिया गया, तो आपको जानकारी दे दूं कि दिग्विजय सिंह जी हमारी कांग्रेस की आधारशिला है, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, तो उनको प्राथमिकता देना जाना स्वाभाविक है। रही बात फूल सिंह बरैया जी की, तो वो दलित बहुत बड़ा चेहरा है दलितों के लिए, बहुत बड़ा चेहरा है दलितों का।
लगातार जिस तरह से उन्होंने दलितों के लिए कार्य किया है ये जग जाहिर है। तो इस तरह की भ्रमक बात करके लेकिन उनको राज्यसभा की सीट में लटकाया जाएगा। देखिए, दो चीजें आप समझ लीजिए, शिवराज जी की 15 साल सरकार रही। आप अभी अपना बताइए सर, आपकी पार्टी का कितना दलितों के लिए संगठन, भाजपा संगठन की नहीं, दलितों की बात करते वो एक संगठन से आते हैं जो भाजपा है, कितना दलितों के लिए उन्होंने काम किया, कितना उन्होंने सपोर्ट किया, अपनी पार्टी का पहले बता दें, बढ़ाया, ये सबको मालूम है। पार्टी का बता लें, मैं संगठन का भाजपा का पूछूंगा। देखिए, संगठन का एक ढांचा होता है, पार्टी हाईकमान ने जिस तरह तय किया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी हमारे नंबर 1 कैंडिडेट हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, और दूसरे नंबर पे फूल सिंह बरैया जी है जो सम्मानित दलितों के नेता हैं, दोनों को आगे किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भाजपा के जो दलित विधायक हैं वो जरूर उस दलित चेहरे को देखेंगे, क्योंकि वो पीड़ा उनके अंदर, उस संगठन में भाजपा के अंदर है, जो इस तरह से उनका तिरस्कार होता है, जिस तरह से तिरस्कार होता है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, एसटी वर्ग से आते हैं, तो वो भी पिछड़े, मतलब शेड्यूल ट्राइब से हैं। अब देखिए, ये तो तय भाजपा को करना था कि उन्हें सुमेर सिंह जी को फर्स्ट रखना था कि सिंधिया जी को फर्स्ट रखना था। दोनों ये सवाल तो दोनों जा रहे हैं। कंफर्म कैसे, मतलब कंफर्म इन द सेंस कि संख्या बल के हिसाब से, संख्या कैसे हुई, संख्या बल आपके साथ नहीं है। पूरी प्रदेश की जनता जानती है किस तरह से संख्या बल को इन्होंने हथियाया है, जनता के मतों का जिस तरह से शोषण हुआ है मध्य प्रदेश में। नहीं आया ना, फिर से संख्या बल मध्य प्रदेश देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी की अगर आप बात करेंगे, सरकार में, सत्ता में हम लोग थे, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कोरोना महामारी काल में जिस तरह से इन्होंने हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया, शरद कौल, जिस तरह से लगातार पार्टी और शरद कौल आपके बाजू में बैठाए थे आपने पहले। बिल्कुल, सत्येंद्र जैन जी से ऐसे तो देखिए, उदित नारायण जी भाजपा में रहा है, वो भी दलितों का बड़ा चेहरा है। सत्येंद्र जैन जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए आशुतोष जी, मैं बता दूं आपको, कांग्रेस आज़ादी के बाद से जितना आज तक का जो समय रहा है, इनका हमेशा जो चेहरा है साफ साफ आ जाता है। इन्होंने देश को आगड़े पिछड़ों में बांटा, देश के 2 हिस्से किए, और ऐसे ही दलित जातिवाद में बांटा, दलित में बांटा, तो एक दलित विरोधी चेहरा आज बिल्कुल उजागर हुआ है। अगर कांग्रेस उदार मना होती, और कांग्रेस जिस तरीके से कहती है कि हम सबका संवर्धन करते हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं, तो आप देखिए, आज़ादी में सबसे पहले जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनको उनकी पार्टी से नेहरू जी की मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ा, और उनके खिलाफ में इन्होंने चुनाव लड़वाया, प्रत्याशी को उनको हरवाया, और खुद भारत रत्न भी 1955 में नेहरू जी ने जीते जी उनको मिला। और पोस्टमसली हमारी सरकार जब आई, वीपी सिंह जी की सरकार को हमने समर्थन दिया, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में, उसके जब वो सरकार को हमने जब समर्थन दिया, तो उस सरकार ने ही भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को दिया, और हमारे द्वारा ही हमने उनका वंदन किया। इसी प्रकार से आप देखिए, उनके खिलाफ चुनाव, ऐसे ही आप इनके जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको याद होगा आशुतोष जी, सीताराम केसरी जी के साथ में जो दृष्टांत हुआ था, और जिस तरीके से जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ था, जब सोनिया गांधी जी, एंटोनियो माइनो, जिनका इटालियन नेम भी है, वो जब अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, तो आप देखिए क्या हुआ था, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, और कांग्रेस कार्यालय से फिर बाद में धक्के देकर के बाहर निकाल दिया था, और वहाँ पर जो सीट थी, जो जगह थी, वहाँ पर सोनिया गांधी जी को बैठाया गया था। आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा ऑन रिकॉर्ड है, हमारा इसमें कुछ भी तो ये कांग्रेस का इसी तरीके से। आप दलित संरक्षण की बात करिए, मध्य प्रदेश के संबंध में करिए, मैं आपको पूर्व में अनिल जी का कमेंट लेकर डिबेट को ओपन कर देता हूं, क्योंकि अनिल जी की कमेंट बाकी बचा है। सत्येंद्र जी अपनी बात रख लें पहले, सब लोग अपने बराबर से। सत्येंद्र जी थोड़ा कम शब्दों में थोड़ी बात पूरी कर लें। तो मैं बता देता हूं कि देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की स्थिति हो, चाहे देश की स्थिति हो, हर समय कांग्रेस ने पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का शोषण किया है, दोहन किया है, और कभी भी जस्टिस नहीं किया है। आप देखिए, अगर विकास कार्यों की बात की जाए, तो जो एसटी वर्ग का जो बजट होता था 2003 में मात्र 300 करोड़ रुपए होता था, हमने उसको 1700 करोड़ रुपए कर दिया, हमने उनका बंधन किया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ये सर, ये जो पार्टी की प्रचार रैली नहीं है सर, ठीक है, वो आपने बताया कि आप दलितों के पक्ष में, ठीक है। अनिल श्रीवास्तव जी 2 सवाल आपसे हैं। रणनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का फैसला दिग्विजय सिंह जी को प्रथम प्राथमिकता में रखना मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, जब 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, ग्वालियर चंबल इसमें महत्वपूर्ण है, कितना आपको लगता है कि सही कदम है? और दूसरा, क्या दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की जो सीट है वही अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी हो गया है? चुनाव पर इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गया है। देखिए आशु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस ने इन 2 नामों पर स्वीकृति उस समय दी थी
जिस समय मतलब ये सब स्थिति मतलब गड़बड़ नहीं हुई थी, ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से गए थे और ना ही उस समय उन्होंने आसानी से 2 सीटें हम जीत जाएंगे इस परिप्रेक्ष्य में उठा के उन 2 लोगों को रखा गया था। और वही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 लोगों को रखा था। उस समय जरूर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डाउन थी क्योंकि कांग्रेस की स्थिति उनसे अच्छी थी, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के वहां चले जाने से, 22 लोगों को साथ में ले जाने से निश्चित ही पार्टी बैकफुट पे आ गई कांग्रेस। और अब उसके सामने ये है कि केवल एक ही सीट जीत सकती है। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है दलित चेहरा हो सकते हैं, फूल सिंह बरैया अच्छे चेहरा हो सकते हैं, इनका कांग्रेस के प्रति क्या योगदान है मुझे बताएं आप। अगर योगदान नहीं था अनिल जी तो फिर कांग्रेस पार्टी ने देखिए उनको पार्टी उम्मीदवार में बनाया बहुत क्यों? लोग आते हैं आशु जी, पार्टी में उन्होंने बहुत फिर लोग उन्होंने आते जी का भी योगदान सुनिए भाजपा के लिए तो नहीं था। मतलब सिर्फ ये सिर्फ एक चेहरा था कि नहीं, भैया ठीक है अगर सब कुछ सही सिंधिया है। जी का भी योगदान भाजपा के लिए कुछ नहीं था, प्रवीण जिसके धौलपुरी जी, अगर कारण- सब कुछ सही है, संख्या बल आपके साथ में, तो तब तो फूल सिंह बरैया के नाम आगे कर दीजिए, दलित वोट बैंक देखिए, अपनी तरफ 19 कर तारीख लीजिए, को- क्योंकि अब 19 तारीख को दिक्कत जब ये आ रही है वोटिंग- आप लोगों को, 19 तारीख को संख्या बल वोटिंग आपके जब साथ में होगी, नहीं है तो तो आप दूध पूरी का तरह दूध- से अब बेनकाब हो गए हैं। आप स्वीकार कीजिए आपकी पार्टी ने फूल सिंह बरैया को उस वक्त इस्तेमाल किया दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए जब आपके पास संख्या बल था। अब संख्या बल नहीं है तो अब उनके लिए फूल सिंह बरैया जी के लिए आप लोग कुर्बानी देने को तैयार नहीं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने को तैयार नहीं है। देखिए 19 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि पहला कौन दूसरा कौन। चंद्र प्रकाश शेखर जी आपकी लगातार- पार्टी के किस पद पर है सर? लगातार- चंद्र प्रकाश शेखर आपकी पार्टी में किस पद पर है? आदरणीय उपाध्यक्ष हैं। क्या उनका स्टेटमेंट मायने नहीं रखता? देखिए उनका विचार अपने पर्सनल है, रही बात पार्टी संगठन ने जो तय किया, हाईकमान ने जो तय किया है, पहले दूसरे की रही बात, जिस हालातों में जैसे भाई साहब ने आप बताया, अनिल भाई साहब ने, कि जिन हालात में तय किया गया था, जब पूरा जनमत हमारे साथ था, लेकिन जिस तरह से छलावा मध्य प्रदेश की जनता के जनमत का हुआ है, ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। रही बात पहले और दूसरे नंबर की जो आप बात कर रहे हैं, 52 जो विधायक हमारे मतदान करेंगे दिग्विजय सिंह जी के, बाकी शेष जो हैं, जो चाहे बीजेपी में हो, वो दलित चेहरे भी है जो जानते हैं कि बरैया जी क्या नाम है। और बरैया जी लगातार जिस तरह से भाजपा के कुशासन को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक वो जीवंत उदाहरण है। उदित राज जी पूरे देश के अंदर वो बहुत बड़ा नाम है दलितों का, लगातार दलितों के लिए काम करते रहे। और एक छलावे के तहत वो जब भाजपा ज्वाइन करी तो आपके सामने है कि उन्होंने भी भाजपा को छोड़ा है और कांग्रेस का पुनः दामन थामा है। विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस, मैं दलितों की पहले प्रवीण जी रक्षक है। पहले तो आपके जज्बाती बयान को मैं थोड़ा विराम देना चाहूंगा। आपने कहा कि उनके विचार हैं, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है चंद्र प्रभाष शेखर जी का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्यसभा सीट को लेकर पहले नंबर पर दिग्विजय सिंह है, वहीं दूसरे नंबर पर फूल सिंह बरैया है, और इसके बाद ये साफ हो गया कि दिग्विजय सिंह ही प्रदेश कोटे से राज्यसभा सांसद के लिए जाएंगे। तो ये या तो आप चंद्रप्रकाश शेखर जी की जो अथॉरिटी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, या तो वो स्वीकार करें आप। नहीं, माननीय शेखर जी ने विचार जो नहीं है, कहा है, स्टेटमेंट उनका बयान है। माननीय शेखर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है। मैं आपको पहले पुनः फिर बता दूं कि दिग्विजय सिंह जी हमारी पार्टी का सबसे बड़े नेता हैं, पार्टी के आधार स्तंभ में फूल मध्य सिंह बरैया प्रदेश जी के। किस लिए फिर हमारे मतलब- प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ होने के नाते एक प्रोटोकॉल है और साथ में पार्टी के बड़े नेता हैं। तो अनिल जी फर्स्ट नंबर क्या पर अब ये उनका नाम सवाल आता नहीं है। उठेंगे कांग्रेस क्योंकि पार्टी दो के ही भीतर? सीटें हैं, अनिल जी, तो अनिल जी, दूसरे एक किसी मिनट, को आना ही प्रवीण है। जी, अनिल जी, अब ये सवाल नहीं उठेगा कांग्रेस पार्टी के भीतर से या सभी पद दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा जब गया था तो ये सवाल उठे थे कि साहब दिग्विजय सिंह जी के बेटे, दिग्विजय सिंह के भतीजे, दिग्विजय सिंह जी स्वयं, और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के भाई का भी कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह जी को भी कहीं ना कहीं स्थापित करने की योजना चल रही है। उसी तरह कमलनाथ जी पे प्रश्न लगे थे भाई कि कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री, सांसद, उनके बेटे नकुलनाथ, दीपक सक्सेना जी का क्या हुआ। तो तमाम ये जो नेपोटिज्म जिसे कहा जा सकता है कि जो वंशवाद का जो दंश है वो अब और कहीं ना कहीं बड़े होकर दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी में कि साहब जो मिलना है सिर्फ बड़े लोगों को ही मिलना है। तो फिर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। वंशवाद की अगर आप बात करें तुलनात्मक आशु जी, तो कांग्रेस से ज्यादा वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में। आप कहें तो मैं आपको लिस्ट गिना दूं, पहली बात। दूसरी बात, आप फूल सिंह बरैया को इतनी मतलब प्रायोरिटी दे रहे, ठीक है, बड़ा चेहरा हमने नहीं दी सर, कांग्रेस पार्टी ने दी है। सुनिए मेरी हम बात कौन सुनिए, सी प्रायोरिटी देने वाले हैं? मेरी बात सुनिए, ये प्रायोरिटी तो कांग्रेस पार्टी ने दी है, अनिल जी। आशु जी मेरी बात सुनिए, आप पूरी बात होने दीजिए, अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेकंड प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई, सोलंकी को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों क्यों नहीं दी गई। अब अगर कांग्रेस ये सवाल उठाती है कि वो आदिवासी चेहरा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए थी, क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत करेगी? भारतीय जनता पार्टी की विधायक संख्या के मैं हिसाब अनिल से भैया की बात दोनों का सीट उनके समर्थन करता खाते में हूँ। दिखाई दे रही है। दलितों का चेहरा जो फूल सिंह बरैया जी थे, जो लगातार पूरे देश में प्रदेश में दलितों के हितों नहीं, में काम कर रहे हैं, अनिल जी, कांग्रेस ने भारतीय उनको जनता पार्टी सम्मान की दिया, संख्या के साथ राज्यसभा कांग्रेस भेजने सीटें की बात सीटें करी, लेंगे उसको ज्योतिरादित्य कौन सा सिंधिया। बुरा
किया? दोनों ही उनके खाते में जाती दिखाई दे रही है। नहीं, उनके खाते में दिखाई देती जा रही है, लेकिन ये निर्धारण हुआ था उस समय जब उनकी स्थिति डमाडोल थी। जैसे कांग्रेस में 100% श्योरिटी थी, तब ही डिसाइड हुआ था, तब भी उनके सामने उस समय भी उनने सेकंड प्रायोरिटी इसमें रखी थी। अगर कांग्रेस ये पूछे कि आपने उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेकंड क्यों नहीं बनाया और इनको सोलंकी को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? मुझे बताइए सत्यन जी। देखिए आशुतोष जी, मैं बता दूं, क्योंकि जो सवाल अनिल जी पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं नहीं पूछ सकता, मैं तो आपसे भाजपा ही इसका जवाब दे सकती है। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दलित विरोधी है, हमेशा से रही है, आज से नहीं, ये एक्सपोज हो गया। अगर आप कांग्रेस पार्टी कोई एक बता दीजिए उदाहरण, प्लीज एक उदाहरण बता दीजिए। बोलिएगा, आपको उदाहरण दीजिए, आप बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमें 1989 में के बाद में उनको भारत रत्न क्यों देना पड़ा? अगर आप इतने ही वंदन कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं उनको, जब भारत का संविधान देखिए हम लोग एक विचारधारा पे काम करते हैं। हम सावरकर की मूर्ति या मंदिर बनाने की विचारधारा पे काम नहीं करते हैं। देशभक्त और देश के लिए जो दलित चेहरे हैं उनका सम्मान बराबर होता है। अरे साहब, आप अपनी समय बोलिए। देखिए डिबेट में बहुत सारी चीजें हैं, ये प्रश्न का देखिए गलत बोलेंगे तो बोलना तो पड़ेगा। अरे आप नहीं दे पाएंगे भैया जवाब, ये मैं कह रहा हूँ। आप मान लो या तो फिर उनको नहीं दिया भारत। आप 15 साल में मध्य प्रदेश में दलितों पर उत्पीड़न अत्याचार जितने बड़े हो उसमें आपने क्या किया? आप जो है, आप सुनिए मेरी बात को, आप अपने समय बोलिएगा। मैंने आपको बड़े धैर्य पूर्वक सुना है। मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस हमेशा से ही तथ्यों की बात करिए, तथ्यों से रखिए बात। होता आशुतोष जी, तो हमने पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी। अनिल जी, क्या इसमें कोई गेम प्लान भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी का? आपके क्या आपको इसमें दिखाई दे रही है? क्योंकि हो सकता है कि ऐन मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी, सुनिएगा सत्यन जी ध्यान से, जब आप लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे कि साहब देखिए दिग्विजय सिंह जी जो हैं उन्हें प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है, ठीक है, और उनको दिल बड़ा करना चाहिए था, दलितों के साथ अत्याचार हुआ। फर्ज करें, मैं अनिल जी से सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं और दिग्विजय सिंह जी सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ठीक है मैं सेकंड प्रायोरिटी पे आता हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दूसरे जो विधायक उनसे भी अपील करता हूँ, तब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? सत्यन, अनिल जी, क्या इसकी कोई संभावना बनती दिखाई दे रही है? फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं दिखता कि इस प्रकार की कोई संभावना बने। जी। और हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बार बार बात उठाई जा रही है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी यही बात कही है कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे बरैया जी को लेना था। देखिए ये राजनीति है, राजनीति कूटनीति का ही दूसरा रूप होता है। राजनीति और कूटनीति एक दूसरे के मतलब समान ही पैरेलली चलते हैं। तो ये हर राजनीतिक दल का काम होता है कि सामने वाली पार्टी में कुछ इस प्रकार से विद्रोह पैदा किया जाए जिसका उसके पॉलिटिकल एडवांटेज मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है तो ये उनका हक बनता है। कोई भी विपक्ष में रहेगा या सत्ता पक्ष में रहेगा तो दूसरा पार्टी पे आरोप लगाएगा ही, वो स्वाभाविक आरोप लगाना। लेकिन मैं नहीं समझता कि कांग्रेस अब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करे। हाँ आशुतोष जी, देखिए कंपैरिजन कर लीजिए, दिग्विजय सिंह जी, फूल सिंह बरैया जी। आज अगर कांग्रेस होती तो आज ये बड़ा मन दिखाते हुए फूल सिंह बरैया जी को आगे बढ़ाना चाहिए था। अगर इतने वंदन करते हैं एसटी वर्ग का, एसटी भाई सुमेर सिंह जी को आप फर्स्ट पे कर दीजिए, सिंधिया जी को सेकंड पे कर दीजिए, ये तो आप ही को तय करना है। और नहीं जो एक मिनट में सवाल में समझ में नहीं आता। मैं अक्सर मुझसे दर्शक बोलते हैं, एक मिनट में दर्शकों से मुखातिब हो रहा हूं, मुझसे दर्शक अक्सर पूछते हैं कि सवाल जब आप एक से पूछते हैं तो बोलते हैं कि अगर ऐसे इतने तो फॉलो करते नहीं, ना भाजपा ना कांग्रेस को फॉलो करती, ना कांग्रेस भाजपा को फॉलो करती है। जब आप लोग विचार विरोधी पार्टी एक दूसरे के विचारों से परस्पर विरोधी हैं, तो जो भाजपा करेगी वो कांग्रेस करेगी या जो कांग्रेस करेगी वही भाजपा करेगी क्या? देखिए कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है पूरे देश के अंदर। भाजपा अगर दलित 15 साल दिग्विजय सिंह जी जब शासन में रहे तो दलितों की, जिन दलितों की आप बात कर रहे हो, जिस दलित नेता की आप बात कर रहे हैं, लगातार ना सर, बिल्कुल स्वीकार है, सवाल पूछना लाजिम है। आज तो आपको जवाब देना है। बिल्कुल देंगे हम आपके सवाल का जवाब। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं जिन हालातों में माननीय फूल सिंह बरैया जी का नाम की घोषणा की गई थी उस टाइम पूरा हमारे पास संख्या बल मौजूद था, लेकिन जिस तरह से चोरी डकैती करके, जिस तरह अपहरण करके विधायकों, जिस तरह खरीद के विधायकों को सरकार बनाई है, आप स्वयं देखिए मध्य प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि सत्ता किसके साथ है और जनता किसके साथ है। सत्ता चोरी की सत्ता है और जनमत आपको 22 चुनाव में आपको मिल जाएगा। और जो सुनिए जो 24 विधानसभा उपचुनाव में होना है, जब इन्होंने देखा कि फूल सिंह बरैया जी दलितों का बहुत बड़ा चेहरा है,
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दलित वोट बैंक सरक सकता है, तो इस तरह की संभावना जताने लगे कि दिग्विजय सिंह को सेकंड आना चाहिए, बरिया जी को फर्स्ट आना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी हमारी पार्टी के सम्मानित बहुत बड़े नेता है, देश के नेता है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और बरिया जी मध्य प्रदेश के दलितों की आवाज है, उनको हमने सम्मान दिया है, ये हजम भाजपा से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अनिल जी, बसपा ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है और जिन 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें 16 ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में हमेशा से दलित वोट बैंक बहुत ही प्रभावी वोट बैंक रहा है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के इस कदम से दलित वोट बैंक किस ओर जाएगा? जिस वोट बैंक को कटने से रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है, बसपा उसमें से सेंधमारी कर ही लेती है। अब ऐसे में फूल सिंह बरिया को सेकंड प्रायोरिटी में रखना कहीं ना कहीं एक दलित विरोधी रवैया कहलाएगा। भाजपा के लिए कितना इसमें राहत भरी खबर है और कांग्रेस के लिए कितना ये रणनीतिक तौर पर चैलेंजिंग या जोखिम भरा फैसला हो सकता है? नहीं, देखिए आशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में बसपा का जो बेसिकली वोट बैंक है, या तो चंबल ग्वालियर संभाग के अंतर्गत इधर आता है या फिर विंध्य क्षेत्र में आता है। ये दो बेल्ट ऐसे हैं जहां बसपा का प्रभाव है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक बसपा के नेताओं की कांग्रेस में आने की एक सुनामी चली थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री से लेकर सारे के सारे, तो उसका जो केडर है, जो मेन वोट है, जो आकर्षित करता है वोटों को, वो आज की तारीख में कांग्रेस के पास है। कांग्रेस से बिदका नहीं है, कांग्रेस के पास है। मैं नहीं समझता कि ज्यादा नुकसान हो, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है इस बेल्ट में जहां बसपा का जो गढ़ है, लेकिन उसके जो की वोट हैं ज्यादातर पूरे के पूरे तीन प्रदेश प्रभारी आज की तारीख में कांग्रेस के पास होंगे, महामंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोग हैं जमीनी स्तर पे काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि इसका कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। सत्येंद्र जी की आप भी अनिल जी के विश्लेषण से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं साहब, उनका तो एक पक्षी दृष्टिकोण नजर आता है। देखिए, समत्व की दृष्टि से देखना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी दल और उससे विशेषता ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता का धर्म जो कहता है, देखिए आप पत्रकारिता मुझे न सिखाएं, पत्रकारिता को उंगली में तो उठाइए, आप पत्रकारिता को उंगली में तो उठाइए। प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषण पर आप भाजपा उंगली में उठा सकते हैं, अपनी बात रखें। देखिए, बिल्कुल नहीं उठा सकते, आपका अधिकार नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्लेषण, सत्येंद्र जी अगर आपके अनुरूप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रश्न चिन्ह लगाए। मैंने प्रश्न ये पूछा था आशुतोष कि जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है अनिल जी का? आशुतोष जी, सत्येंद्र जी आप अपनी बात रखें। आप झूठ बोलो, बार बार बोलो, और जो सच बोलता है उसको दबाओ। अरे मैं एक कलम की ताकत को दबाने का काम पूरे देश में और प्रदेश में लगातार भाजपा करती रही है। उसी विचारधारा के ये हमारे भाई है और इस विचारधारा को समझो। आदरणीय अनिल भाई साहब बहुत मैंने बोल दिया, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। आप मेरी डिबेट में सर, मैंने उनका सम्मान पूरा बरकरार रखा है। मैं हूं यहाँ पे बैठा हूँ, अब अपनी पार्टी की बात रखिएगा, है ना? मैंने अनिल जी के साथ में कई डिबेट्स हो चुकी हैं और भाई साहब के नहीं, फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप अपनी बात रखिए ना, वो अपना विश्लेषण रख रहे हैं, उन्होंने रखा अपना, मैं और आप अपनी बात रखें। देखिए, एको सत्य नास्ति विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य को ये कि सर्वम खल्विदम ब्रह्मम ऐसे होता है, कोई एक सत्य नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसने वो भी सत्य हो सकता है। मैं और कह रहा हूँ, और रिफाइनमेंट की बात करूँ। अच्छा, आप बताइए, जितने भी जैसे राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के से लगी हुई है हमारी सीमा से, और राजस्थान में क्या स्थिति आपने देखा है आशुतोष जी? जो भी बीएसपी के जो विधायक थे, जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको अपनी पाले में करा है, विलय किया है, उससे भी उनके अंदर एक असंतोष है। और मायावती जो उस दल को, बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके और पूरा विद्रोह है, उनके बड़ा असंतुष्ट है और कांग्रेस से बड़ी रुष्ट है वो। और देखिएगा उसका भी नुकसान इनको मिलने वाला है। और रही बात तो कांग्रेस, अगर हमने सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव की राजनीति करते हैं, हमने कभी इसमें नहीं कि हमने भारत प्रथम रखा है, सर्वपंथ संभाव रखा है। और मैं तो ये भी शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित भी नहीं बोलता हूँ। मैं तो आपके चैनल पे अभी बोल रहा हूँ, नहीं तो हमेशा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही उनको संबोधित करता हूँ, उस वर्ग को। मैं कभी ये शब्द सुप्रीम कोर्ट की भाषा में भी बैन है और उनको तो ये भी नहीं बोलना चाहिए। मैं बता दूं आपको, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो हमारी पार्टी इतना बंधन करती है और उसी के कारण ही हमने जो है सुमेर सिंह जी को अभी प्रत्याशी रखा है, एसटी वर्ग से हैं वो। इसी प्रकार से अगर हम कहें तो पिछड़ा वर्ग के लिए, जो कि इतने सालों से पिछड़ा वर्ग को नाक कान और अधिकार नहीं प्राप्त थे, उसको संसद के अंदर हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके उसके अध्यक्ष को संवैधानिक अधिकार दर्जा दिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और इसी प्रकार से दलितों के जो हमारे एससी वर्ग है, उनका जो सम्मान रखना है, एसटी वर्ग के जो अधिकार है उनका भी संरक्षण कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं इन सब का हमको प्रतिफल मिलने वाला है चुनाव में, और हम जाकर के सारी पूरे मध्य प्रदेश की जनता को बताएंगे कि हमारे एसटी के जो भाई हैं उनके साथ में जो दुर्व्यवहार कांग्रेस कर रही है ये हमेशा से करते आए हैं। देखिए आप छिंदवाड़ा की बात ले लीजिए, छिंदवाड़ा एसटी सीट बना दी, एसटी सीट होती क्योंकि छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा एसटी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन बैतूल को एसटी सीट क्यों बना दिया गया? क्योंकि कमलनाथ जी के वहां से उद्देश्य पूरे नहीं होते। तो जब ये परिसीमन हुआ था लोकसभा का, तो उस समय पर भी ये एक दुर्भाव किया गया, छल किया गया, ये कमलनाथ जी ने अपना प्रयोग करके आप ठीक है रिकॉर्ड प्रवीण जी निकालेंगे। बोलिए। जी प्रवीण जी, छल को हम सामने रखेंगे और आप देखिएगा ठीक है, छल को आप सामने रखें। प्रवीण जी देखिए छल कांग्रेस करती आई है। सत्येंद्र जी, आपने सत्यता की बात करी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सत्यता के लिए शायद आपकी विचारधारा है, लेकिन आपकी पार्टी की विचारधारा नहीं है। जिन हालात में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिस विषय पे डिबेट हो रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिस विषय पे डिबेट हो रही है, मैं वहीं आपको लेके आना चाहता हूँ। राज्यसभा टिकट के लिए जो नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की, तो वो दिग्विजय सिंह जी और बरिया जी की थी। किन हालात में की थी वो आपको मालूम है। कैसे आंकड़े छोड़िए, प्रवीण जी एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक मैं सत्यता पे कैसे आंकड़े आपको बोलने का मौका दे रहा, मेरा सवाल ले लीजिए। एक सवाल देखिए, दिग्विजय सिंह जी को लोकसभा की मौका दिया गया था चुनाव लड़ने का भोपाल की सीट से, वो चुनाव हार गए, ठीक है, मौका उन्हीं को मिला था, वो चुनाव हार गए। अब राज्यसभा में जाने का उन्हीं को मौका मिलेगा, दूसरे कांग्रेस के जो आपके जो लोग हैं वो नहीं बोलेंगे सर हर मौका दिग्विजय सिंह जी को क्यों दिया। तो उमंग सिंगार जी का वो स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर दिग्विजय सिंह जी को सबसे बड़ा ब्लैकमेलर बताया था। आपको नहीं लगता कि उमंग सिंगार जैसे और भी दूसरे विधायक होंगे जो कहने के भीतर ही भीतर घात भी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ? क्योंकि उमंग सिंगार उस समय मंत्री पद पर रहने के बावजूद उन्होंने खुलकर दिग्विजय सिंह जी की मुखालफत की थी, और किन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि आपकी पूरी पार्टी हिल गई थी। अब उनके साथ और भी तो समर्थक विधायक होंगे जो इसी अब ताक में होंगे कि क्यों ना सबक सिखाया जाए, हर चीज दिग्विजय सिंह जी को क्यों दी जाए, उन्हें क्यों लोकसभा का टिकट, उन्हें क्यों राज्यसभा। आपकी कांग्रेस के भीतर इस तरह के सवाल उठते रहे, मेरा सवाल नहीं है, ये बात आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कही है। देखिए आपको मैं सत्येंद्र जी, मैं अपनी पूरी बात, सत्येंद्र जी मैं अपनी पूरी बात, ये मेरे सवाल का जवाब सवाल प्रवीण जी, सवाल बिल्कुल सीधा है, आपको जवाब दीजिए। बहुत सीधा सवाल आपने पूछा है, आपकी पार्टी के लिए पूछा है, नेता है और दिग्विजय सिंह जी के लिए कितने साथ हैं? पूर्ण रूप से दिग्विजय सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल सिंगार जी भी। जिस गलतफहमी का शिकार सिंगार जी हुए थे वो गलतफहमी समाप्त हो गई है, विषय जा चुका है, विषय बिल्कुल खत्म हो चुका। उमंग सिंगार जी किसी गलतफहमी का शिकार हुए थे। रही बात मध्य प्रदेश में किसको अवसर, किस पार्टी के नेता को कब देना है, ये पार्टी जानती है। प्रवीण जी आपकी ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शिवराज जी ने लगातार मेरे को हैरान नहीं बनाया। आपने चंद्र प्रकाश शेखर जी के बयान को विचार बताते हैं, एक पूर्व मंत्री जो समय मंत्री पद पर था, कैबिनेट मंत्री था, उसको कहते हैं कि गलतफहमी का शिकार मंत्री था। क्या कह रहे हैं आप? मतलब वो सुन रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपसे फिर पुनः कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी और बरिया जी का लोकसभा राज्यसभा के लिए जो नामांकन का नाम घोषित हुआ था, वो किन हालात में हुआ था वो सब आप जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के बड़े नेता हैं। किन हालातों में थे साहब? भाजपा ने जिस तरह से हमारे विधायकों को अगवा करके, जूझ रही थी जिस तरह से हमारे विधायकों को अगवा करके जनता के जनमत का अपमान किया है, ये उपचुनाव में उनको स्पष्ट हो जाएगा। और दिग्विजय सिंह जी की आप बार बार बात कर रहे हैं, बड़े नेता है, और जिन दलितों की आप बात करते हैं, आपको सत्येंद्र जी बता दो कि शशि कर्णावत और रमेश ठेठे मध्य प्रदेश के अंदर एक उच्च बड़े पद पे बैठे हुए थे। लगातार किस तरह से घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता था मध्य प्रदेश में, किस तरह से आनंद अहिरवार ने आग लगाई सागर के अंदर, किस तरह से लगातार हमारे SC/ST एक्ट के ऊपर आपने जेल में बंद करा। आपकी सरकार रहते हुए क्या दलित प्रेम की आप बात करते हैं? दलित प्रेम की आप बात करें, उदित राज जी स्वयं जो बीजेपी को छोड़ के आए, उन्होंने एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी और आज वो कांग्रेस के साथ हैं। जो व्यक्ति दलित वर्ग का जो बड़ा चेहरा है, जब वो कांग्रेस से ज्यादा आता है तो स्वाभाविक उनको बेचैनी होती है और भाजपा अपना दलित प्रेम बताना लगती है, जबकि इनका दलित प्रेम बिल्कुल नहीं है। पूरा प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि चुनाव में किसको वोट देना है, किसको मतदान देना है। लगातार जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी अपना रागल अपने लगती है, उसका एकदम से भूल जाती है। 2003 में जो दलित एजेंडा दिग्विजय सिंह जी लाए थे, अगर दलित एजेंडे पे
आप बात करना चाहते हो, शिवराज जी 15 साल में उसको बढ़ा देते। SC/ST एक्ट 1989 जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संशोधन की बात कही, शिवराज सिंह जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा मैं मध्य प्रदेश में लागू करूंगा। हमारे लोग जब किसान जब आते हैं मैदान पे, किसान को चेहरा नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता, वो दलित भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, उनको गोली आप चलाते हैं लगातार इस प्रदेश के अंदर। प्रवीण जी, सत्येंद्र जी, अब निश्चित तौर पर उपचुनाव जब भी होंगे आप लोग को जरूर आमंत्रित किया जाएगा। बेहतर प्रवक्ता है, बेहतर वक्ता भी हैं, निश्चित तौर पर आपकी पार्टी आपका समुचित इस्तेमाल भी करेगी। लेकिन जो जवाब जनता यहाँ पे जानना चाह रही है कि आखिर दोहरे मापदंड क्यों होते हैं, जिन हालात शब्दों के बार बार प्रवीण धौलपुरे जी यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं, वो हालात दरअसल क्या है? राजनीति में हालात और हालत इसके अनुसार ही फैसले लिए जाते हैं। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी की हालत जो है वो सिर्फ एक सीट हासिल करने की दिखाई दे रही है, लिहाजा सीट पर बड़ा नाम दिग्विजय सिंह है। फूल सिंह बरैया कितना अब नुकसान पहुंचाते हैं, या उन्हें एक विक्टिम कार्ड की तौर पर प्ले किया जाएगा कि साहब देखिए हमारे तो विधायक छीन लिए हैं, ये सुनिएगा सत्येंद्र जी, हमारे विधायक तो छीन लिए भाजपा ने, लिहाजा फूल सिंह बरैया को हम तो भेजना चाहते थे। हालांकि साथ में एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है जो कि प्रवीण जी आपको जवाब देना है कि आखिर दिग्विजय सिंह जी क्यों, अगर इतना दर्द आपको हो रहा है फूल सिंह बरैया जी को लेकर, तो उनको हटा के आप भेज देते। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता आपसे पूछेगी, शोषित वर्ग आपसे पूछेगा, जिनका प्रतिनिधित्व आप करने की सब लोग दुहाई करते हैं, सब लोग झंडा उठाते हैं। इन तमाम सवालों और पहलुओं पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहे इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।